राणे सर, मंचावरील उपस्थित राजे साहेब, गांधी सर और इधर बैठे हुए मेरे तमाम लश्करी अधिकारी जो सबसे पहले जो बैठे हैं, आप सभी को नमन प्रणाम। वीर माता, वीर नारी, वीर पिता, आप सभी को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और जैसे कि मुझे राणे साहब ने एक हम कार्यक्रम में मिले थे और वहां पे बोला कि मैं आपको जब देखता हूं तो मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है। बोला आपका कैसा हुआ एक वाकया? तो दूरदर्शन पे एक मुलाकात थी 15 अगस्त की, और वहां पे उन्होंने बोला, जब क्योंकि मैं पैर खोल के बैठा हुआ था, और वहां बोला उन्होंने कि मैं आपको नया वाला पैर देने वाला हूं, इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। और क्या बोलते हैं कि जब जो भी बड़े बड़े जो नेता ये है वो बोलते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, लेकिन उसके बाद मैं कुछ बोला नहीं। उन्होंने शिंदे सर को बोला, शिंदे सर ने मेरा पीछा किया और आज मुझे इस जगह पे बिठाया है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक पैर देके मैं छोड़ूंगा। मतलब जो दिया हुआ शब्द जो है, शब्द का मतलब शब्द को कैसा देता है, बोला मर जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा मुझे उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपको पैर दे रहा हूं। आज यहाँ पे मैं उनके सामने जो बैठा हूं, मैं कमांडो मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र, आज आपके सामने जो खड़ा हूं, 11 गोलियां खा के जो खड़ा हूं। और उसकी छोटी सी मैं एक कहानी बताता हूं। मैंने जो ट्रेनिंग करी थी मराठा लाइट इन्फेंट्री में करी थी, उसके बाद मैं चला गया वॉलेंटियर होके पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए। और पैरा स्पेशल फोर्सेस का जो अधिकारीगण है उनको मालूम है, शायद आपको भी मालूम होगा कि स्पेशल फोर्स क्या करती है। इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस है वो कैसे टास्क पूरा करती है। और मुझे मेरा ये सौभाग्य है कि मैं देश के ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया है। ऑपरेशन राइनो जो असम में मैंने लिया, ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड में किया, ऑपरेशन पराक्रम जम्मू एंड कश्मीर में किया, ऑपरेशन कारगिल जो जम्मू एंड कश्मीर में किया, ऑपरेशन हिफाजत मणिपुर में किया 1, ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर में किया, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में किया। उसके बाद जो आखिरी वाला मेरा ऑपरेशन था यूएन मिशन साउथ अफ्रीका कॉन्गो। तो ये सभी ऑपरेशंस का कुछ ना कुछ अनुभव हमें ऐसा आता है कि आपको देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सर्वोच्च मतलब देश के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। और वो कर्तव्य मुझे बताता है कि जो ये छाती पे मेरे जो लगा हुआ है बलिदान परम धर्म। और मैं एक पैरा ट्रूपर हूं, मैं एक स्पेशल फोर्सेस का एक नुमाइंदा हूं। और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए मैंने अपना पैर खोया, मैंने कोई मेहरबानी नहीं की देश के ऊपर। ये तो मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरी ये चौथी पीढ़ी जो है सेना में है। मेरे दादाजी थे, दादाजी के बाद मेरे दादाजी के मेरे 4 काका चाचा जो है सेना में थे, और 4 चाचाओं के हम 7 भाई सेना में हैं। और तो ये हमारी जो एक परंपरा चलती आई है देश के लिए सेवा करने की, और ये मैं अपना भाग्य समझता हूं। ऑपरेशन विजय के बारे में बताता हूं। ऑपरेशन विजय जो कारगिल के नाम से जाना जाता था, और कुछ ऐसी गतिविधियां वहां पे पाई गई कि ऑपरेशन में हमें, क्योंकि हमारी सेना जो थी लोअर डाउन में थी और पाकिस्तानी सेना ऊपर बैठी हुई थी। सेना का जो नेतृत्व उस टाइम पे जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे आईजे राष्ट्रो कीर्ति चक्र, उनको आदेश मिला। और 3 मई की बात है, 3 मई को हमको आदेश मिला कि मेरा यूनिट था जोरहाट असम में, असम से हम चले गए श्रीनगर में, श्रीनगर से हमको आगे वाला टास्क मिला गुमरी और द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी है, वो हमको कैप्चर करनी थी। राइट साइड में है टाइगर हिल, इधर है तोलोलिंग, और बाकी की है जो मॉस्को वैली।
और इसके बारे में आपको शायद राणे सर अच्छी तरीके से बता सकते हैं, उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने ऑन ग्राउंड उधर गए हुए हैं। तो ये सब लड़ाई एक्चुअल हुई क्यों, इसका कारण क्या था, और ये कारण जब आप ढूंढोगे तो हमको पता चलता है कि पाकिस्तान कितनी गद्दारी करता है हर हमेशा, हमारे साथ क्यों ऐसा करता है, ये इसका और उसका मुंह तोड़ जवाब हमने टाइम पे उनको दिया है। अभी बहुत ही जल्दी 16 तारीख आने वाले 16 दिसंबर, जहां जिस दिन हमने उनको 96,000 सैनिकों को घुटने पे बिठाया था, लेकिन वो भूला नहीं इन चीजों को, कुछ ना कुछ उसकी हरकतें करते रहता है और हमें उस्काते रहता है। तो हमारा काम था कि तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जब हम चढ़े, बर्फ और मौसम साथ नहीं दे रहा था, आतंकवादी या उनके मुजाहिदीन वो लोग बोलते हैं, और कुछ तो उनके नॉर्दर्न इन्फेंट्री के कुछ सैनिक थे जो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, वो हमारे ऊपर गोला बारूद करते। NH1 जो श्रीनगर से लेह लद्दाख तक जाता है रास्ता, वहां पे उन्होंने उसको ऊपर उन्होंने अटैक किया था और वो रोड ऊपर जाने के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। तो जैसे कोई भी कॉन्वॉय जब श्रीनगर से लेह तक जाती थी, उनके ऊपर वो अटैक करते थे और ऊपर वाला जो रसद जो ऊपर पहुंचती है वो पूरी बंद कर देते थे। इसमें हमारा टास्क था कि तोलोलिंग के ऊपर हम द्रास सेक्टर में नीचे पहुंचे, कुछ 4-5 दिन का हमको टाइम मिला क्लाइमेट चेंज करने के लिए, हम वहां से क्लाइमेट चेंज किया। उसके बाद जिस एक रात की समय 5-6 बजे थे, ऊपर से बमबारी आई और हमारा जहां पे हमने रुके हुए थे, हमारे टेंट के ऊपर उनका बॉम्ब गिरा और हमारे 4 जवान वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए। तो फिर वहां से शुरुआत हुई कि बोला, इसके बाद हम चले गए कमांडिंग ऑफिसर के पास और उनको बोला, सर हमको अंदर घुसने के ऑर्डर दे दो आप। तो कमांडिंग सर ने बोला कि मुझे ऑर्डर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे वो वाला सिस्टम नहीं था कि अभी जैसा जो मोदी साहब ने जो दिया हुआ है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, जिधर मिला उधर ठोक दो। उस टाइम पे हमें ऑर्डर लेनी पड़ी और फिर हमको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया गया, जो पाकिस्तानी हथियार से वो हमने लिए और हम अंदर घुसे पीछे की तरफ से, जहां पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। हम पोर्टर बने, पोर्टर मतलब उनके जो राशन उधर पहुंचाता है, रसद उनकी पहुंचाती है, मुर्गियां डाली अपने पीछे में और हम पीछे की तरफ से चले गए ऊपर, और ऊपर से हम नीचे से आवाज देते थे, एक कोड वर्ड है उनका, वो आवाज देके मैंने हमको उनको नीचे बुलाते थे, बोलते थे कि बोला आ जाओ, आपके लिए हमने मुर्गी लेके आए हैं। वो जैसे जैसे आते थे हम उनको उधर ही काटते थे और मुर्गी बनाते थे। एक्चुअली में हमने अंदर घुसे नहीं थे, हम कारगिल में उनके अंदर घुसे नहीं थे, क्योंकि वो हमारा ही इलाका था, हमारा एरिया था। कौन बोलता है बोले ये हम वहां पे हम घुसे थे, क्योंकि हमको ऑर्डर ये थे कि आप उनके अंदर घुस नहीं सकते, अब आप किसी भी बॉर्डर को, बाउंड्री को पार नहीं कर सकते। लेकिन हमने बाउंड्री पार नहीं करी थी, हम हमारे इलाके में गए थे और हमारे इलाके से हम अंदर घुसे थे, अंदर आए थे, घुसे थे बोले थे मतलब अंदर, उधर से हम ऊपर चढ़ के हम ऊपर चढ़ रहे थे और इधर से हमारी आर्टिलरी बमबारी कर रही थी। एक दिन ऐसा आया कि रात दिन हम बमबारी करती रही और हम पीछे से आए और उनके ऊपर अटैक किया। वो जैसे जैसे बम पड़ता है तो नीचे 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 की तरफ भागते रहे। फिर हम नीचे बैठे थे, कट ऑफ ग्रुप हमारा होता था उधर, जितने भी आते थे उनको उनका उधर ही सुला देते थे काट के, और जैसे ही आए उनके आइडेंटिटी कार्ड लिए, उनके हथियार लिए और सबूत के साथ उनकी गर्दने हमने हमारे कमांडर को दिखा दी। क्योंकि क्या होता है कि पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि हमने कुछ किया नहीं, हमारे कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो है मुजाहिदीन, हमें पता नहीं, हम इनको पहचानते नहीं। तो आइडेंटिटी कार्ड, उनके हथियार और उनकी जो इन्फेंट्री की वर्दी है, उनके पूरे हमने सबूत के साथ हमारे कमांडेंट को बता दिए। और 26 जुलाई को विजय दिन के दिन हम वो दिन साजरा करते हैं बड़े धूमधाम से। और वहां से जब हम विजय हासिल किया, उसके बाद हम आ गए जोरहाट में, जहां पे मेरा 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, वहां पे मैं पहुंचा।
कुछ दिन ट्रेनिंग, क्योंकि फौज में कभी कोई बैठा नहीं दे रहा, बैठा के नहीं रखते, आने के बाद दोबारा तुम्हारा रिसाइकल शुरू हो जाता है। लगातार तुम एक ट्रेनिंग करने, क्योंकि तुम एक स्पेशल फोर्सेस का जवान हो, तुम्हें बैठने के लिए नहीं, आपको टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आपको सोना है तो जंगल में जाओ, आराम से सो लो, लेकिन लाइन में सोओगे तो कुछ खतरा हो जाएगा। तो हमने दोबारा वही शुरुआत करी, ट्रेनिंग करी। कुछ दिन के बाद ऑपरेशन शुरू हो गए और फिर ऑपरेशन में चले गए। हमारे एक बार हमारा फिर नंबर आ गया ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर में। हिफाजत 1 मैंने किया था, उसके बाद हिफाजत 2 जो 2005 में शुरू हुआ था। 6 दिन लगातार चलने के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचा। कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी खबर है, अपने ट्रूप को तैयार कर और ऑपरेशन के लिए निकल। कितने बंदे लेके जाएगा, थोड़ा सा मुझे ब्रीफिंग तैयार करके मुझे थोड़ा बता देना, किस प्रकार के जाएगा, कैसा तरह बैटल लोड होगा। मैंने अपने जवानों को बताया, जो भी कमांडोज है मेरे साथ आने वाले, कोई वो मैं पूछा, कोई आने वाले जितने भी है कमांडो, मुझे वॉलेंटियर चाहिए। और वॉलेंटियर जितने भी कमांडो आए उनको मैंने बिल्कुल ब्रीफिंग दी, ऐसे ऐसे इतने टाइम पे हमने चलना है, इतना हथियार जो गोला बारूद है उतना लेके चलना है, क्योंकि 7 दिन का ऑपरेशन है, पूरा बैटल लोड होगा। हमने कोई गांव में नहीं जाना है, गांव के बाहर से अवॉइड करना है, और पूरी चलना जो भी है वो पूरा रात को चलना है, क्योंकि दिन में चलोगे तो आपका सरप्राइज लॉस होता है। सरप्राइज ऐसा लॉस होता है कि उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, लेकिन वॉकी टॉकी लेके कुछ उनके जो आतंकवादी जो है किसी गांव में बैठे हुए होते हैं। जब गांव से चलोगे तो कुत्ते भूकेंगे या ऊपर उड़ने वाले पंछी आपको डिटेक्ट करते हैं कि ऊपर उड़ने वाला जो क्या बोलते हैं, चील बोलते हैं या कौवे बोलते हैं, वो आपको, आप कहां पे चलते हो आपके ऊपर घूमते हैं और वो आपको डिटेक्ट करते हैं। तो फिर उनको अवॉइड करके सिर्फ रात को चलना है। अगर रात को चलोगे, गांव में जाओगे, तो आपको कुत्ते उसके ऊपर भूकेंगे, तो आपका सरप्राइज लॉस हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम वहां से निकले और 7 दिन के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचा। टारगेट पे पहुंचा, उधर की सिचुएशन देखी, बहुत ज्यादा बारिश, और इतनी बारिश है कि जहां पे बादल आके उधर जम जाते हैं, इतनी हाइट पे हम पहुंचे। और ऐसे बारिश में हम वहां पे पहुंचने के बाद थोड़े अपने साथियों को सबको अपने अपने आर्ट लेके बैठने के लिए बोला, और फिर फोटोस्कोप निकाला, जो बड़ा वाला जो बाइनोकुलर्स है वहां से रेकी की, क्योंकि आगे वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि धुंध आके पूरा बंद हो गया था, आगे दिखना ब्लैकआउट हो गया था। तो फिर ऐसे में मैं क्राउलिंग करके एक घर के पास पहुंचा। वहां पे देखा कि एक घर के ऊपर 3 फ्लैग लगे हुए थे, और उन 3 फ्लैग का मतलब होता है कि वहां पर 3 कमांडर जो है वो बैठे हुए हैं। और उन कमांडरों को अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं उसके अंदर जाऊं तो थोड़ा सा खतरा हो सकता था। मैं वहां से दोबारा क्राउलिंग करके वापस अपने जगह पे आने के लिए निकला। तब तक क्या हुआ कि ऊपर से एक आतंकवादी मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ा। उसने मुझे देखा नहीं, बारिश हो रही थी, उसने रेनकोट पहना हुआ है और पूरा पंचू लगा के वो आगे की तरफ चल रहा है। वो मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ चला गया। लेकिन क्या हुआ था कि जब आप घास में चलोगे तो घास आपको रास्ता बनाती है, तो वो रास्ता बन गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं क्राउलिंग करके आया था। जब सांप भी निकलता है ना किसी घास में, तो आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार का वो रास्ता बनाता है। ऐसा ही जब मैं आया था तो उस टाइम पे उधर वो घास का रास्ता बन गया। तो वो जब मुझे क्रॉस करके गया तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि अगर इसने मुझे देखा कि इधर से एक नया रास्ता कहां से बन गया, तो हो सकता है कि शायद ये पीछे की तरफ मुड़ के मेरे ऊपर फायर करे। तो जैसे उसने मुझे क्रॉस किया, मैंने दोबारा यू टर्न किया और उसके पीछे गया, उसका गर्दन दबाया और कुकरी निकाल के उसको काट दिया और उधर ही उसको साइलेंट कर दिया। इसको बोलते हैं सेंट्री साइलेंट। उसको जब तक वो तड़पता रहा, कमर में लगाया उसको घुटना और गर्दन ऊपर, क्योंकि जब गला कटता है ना तो उससे आवाज नहीं आती, सिर्फ हवा आती है, आवाज नहीं आई। जब तक वो तड़पता रहा उसको, जब तक उसने अपना पूरी जान नहीं छोड़ी। उसके बाद इधर की गर्दन काट दी, उसकी नस पूरा खून से निकल गई। बारिश हो रही है ऊपर से और उसकी वजह से उसको कोई आवाज नहीं आई। जब वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, उसके बाद मैं दोबारा अपनी जगह पे आया और मेरे कमांडोज को बताया कि मैं अभी इस घर में जाके ग्रेनेड डालूंगा, और जब ग्रेनेड डालूंगा तो क्योंकि उसके अंदर
आतंकवादियों के मेन कमांडर्स जो है वो बैठे हुए हैं, और शायद क्योंकि वहां से ही पूरी कमांड हो रही है। ऊपर एंटीना लगे हुए हैं और जितने भी वायरलेस सेट है वो वहां से कमांड हो रही है कि कैसा क्या क्या करना है। और दोपहर 12:30-1 बजे का टाइम है और खाने का वक्त भी हो रहा है, और ऊपर से उनको भूख लगी है क्योंकि लंगर भी उनके बगल में ही है, उनका जो खाना बनता है वो। तो वो मैं अपने साथियों को बोला और फिर मैं ग्रेनेड तैयार करें और उधर क्राउडिंग करके वहां पे पहुंचा और ग्रेनेड अपने उस घर के अंदर दाखिल किए। और क्या 10-12 सेकंड के अंदर वो ग्रेनेड फटता है। उधर ग्रेनेड डाले, तुरंत मैं अपने आड़ लेके बैठ गया और एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसके अंदर 8 कमांडर्स बैठे हुए थे। 3 फ्लैग थे, उधर 3 कमांडर और उनके सहायक जो उनके साथ में जो खाना खिलाने वाले कोई रेडियो को ऑपरेटर, उसके अंदर जो भी थे वो पूरे के पूरे ढेर हो गए वहां पे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, मेरे साथियों ने सभी ने एक ब्रस्ट किया उस घर के ऊपर कि अगर घर से कोई जिंदा हो तो बाहर निकलेगा, और जैसे ही अगर बाहर निकलेगा तो अगर मारना है तो दरवाजे के ऊपर पूरे सभी ने एम लेके बैठे थे। जैसे ही बाहर से मतलब अंदर से कोई बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर फायर करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ था कि जब भी अंदर जो पड़े, क्योंकि खाने का टाइम था, एक कट्टे बैठे हुए थे वो सब, और सबके सब वो ढेर हो गए थे। और उसके बाद 1 मिनट का जो फायर हुआ, उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंट, पूरी एरिया में आवाज घूम रहा था चारों तरफ, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां है और आवाज घूमता रहा। तो आतंकवादियों को ये लगा कि ये कुछ हमारे अंदर कुछ थोड़ा ब्लास्ट हुआ है और कुछ ना कुछ हुआ, इसलिए वो इतना बड़ा धमाका हुआ, कोई एम्युनिशन में कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ है। तो वो देखने के लिए एक आतंकवादी जो बाहर बैठे हुए थे वो आने लगे। जब आने लगे तब तक मेरे जितने भी साथी थे पूरे आड़ लेके बैठे हुए थे जमीन के अंदर, मतलब अंडर ग्रोथ है, कमर इतनी घास है, और वहां पे जब आते रहे और एक कमांडो जो है मेरा हेडशॉट ले रहा था सबको। और ऐसे में हमने टोटल 37 मिलिटेंट किल करे थे जो मेरे साथी जो थे, और मेरे नाम पे जो थे वो ये अंदर वाले 8 जो कमांडर थे वो हमारे नाम पे लिखे गए। और जैसे ही जो आता रहा उनको एक को मारते रहे, सारी रात ये कहानी चलती रही। लेकिन क्या हुआ कि दुर्दैव ऐसा हुआ कि मेरे एक साथी को गोली लगी, क्योंकि ब्लैकआउट हुआ तो उसको पता नहीं चला, वो इधर उधर घूमते घूमते वो जो आतंकवादी का जो एक बैठा हुआ था आड़ लेके, घात लगा के बैठा था, उसके पास पहुंचा तो उसने उसको गोली मारी, उसको एडी में गोली लगी, टाच में, और वो वहां पे गिरा। उसने बोला सर मुझे गोली लगी है और मैं गिरा हूं यहाँ पे। तो मैं बोला कि क्योंकि ब्लैकआउट था पूरा, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली तुम्हारी साइड कहां पे थी। तो मैं उसको बोला कि तू एक ब्रस्ट कर ले, ब्रस्ट मतलब ऑटोमेटिक फायर कर, डबल टैप, टक टक की आवाज कर, ताकि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि तू इस जगह पे बैठा हुआ है, इधर गिरा हुआ है। तो फिर उसने मुझे एक इशारा दिया और मैं वहां पे पहुंचा और उसको उठा के वापस लेके आ रहा था। तो उस आतंकवादी को मालूम था कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा। उसने जब मैं उठाने तक उसने कुछ नहीं किया, और जैसे ही उठाया मैंने उसको कंधे पे, मतलब उसका हाथ मेरे कंधे पे लिया और चलने के लिए शुरू हुआ, तब तक उसने ब्रस्ट किया, एक ऑटोमेटिक फायर किया। और उस ब्रस्ट में AK-47 में 30 गोलियां आती है, 30 गोलियां आती है, और जब ऑटोमेटिक में करोगे तो 1 मिनट में पूरा निकल भी जाती है, आपको पता नहीं चलेगी, इतनी जोर से ब्लास्ट निकलता है। लेकिन वो जैसी मैं उधर पे पहुंचा तो उस गोली से उसने 7 गोलियां मेरे दाएं पैर में लगी, लेफ्ट पैर में, और पूरी हड्डी निकाल के लेके गई, कुछ नहीं बचा उसमें, सिर्फ मांस वास बच गया। और मैं तुरंत जमीन पे आ गया, मतलब घुटने के बल नीचे टिक गए, पता नहीं चला, क्योंकि ऐसा लगा कि एक चींटी ने काटा है कुछ, और ये पूरा पैर गायब। जमीन पे लेटा, तब तक उसको मालूम चला कि बोला इसके कंधे से ये उसका साथी गिर गया और इसको अभी ये शायद मर गया होगा, इसको गोली लगी है। फिर दोबारा वो खड़ा हुआ और उसने सेकंड ब्रस्ट निकाला, सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के अंदर ये सब कुछ हुआ। दोबारा खड़ा हुआ, उसने सेकंड ब्रस्ट निकाला, मेरे
राइट पैर में 2 गोलियां लगी, हड्डी पूरी टूटी और कमर में आके मिली और मैं घुटने के बल हो गया। अभी उसको पता चला कि अब ये मर गया होगा। दोबारा वो खड़ा हुआ और अभी आ गया 10 फुट के ऊपर, आंखों में आंखें डाल दिया मेरे और उसने मेरे ऊपर ब्रश किया। पेट में 2 गोलियां लगी और मैंने लुढ़कते साइड में हो गया, क्योंकि जब जमीन पे आप मिलोगे ना तो जमीन में गोली नहीं लगती। जमीन पकड़ोगे तो ऊपर से जब भी गोली मारोगे आप करवट बदलते रहोगे तो गोली नहीं लगेगी इसमें। तो उसने और एक ब्रश निकाला, मेरे 2 गोलियां पेट में लगी, आंतड़ियां बाहर। तब भी वो चुप नहीं बैठा। अभी आ गया 5 फुट के ऊपर, आंखें में आंखें डाल रहा है, वो देख रहा है मुझे। मेरी जीवन संगिनी जो मेरा हथियार है वो मेरे हाथ से गिर गया नीचे राइट साइड में। वो मेरे ऊपर आ गया, देख रहा है वो, और उसने एम लेके अभी बोला मेरा को शायद हेड शूट करता हो। मैंने जैसे ही हाथ बोलते रहा कि जाबोरा का साई या मार सके ना कोई, जो ऊपर वाली माँ जो है ना, शेरा वाली माँ, उसका नाम लिया, हाथ जहां पे डाला उधर उन्होंने मेरा हथियार दे दिया और मैंने जैसा था वैसा उसके ऊपर तान दिया। कोई एम नहीं लिया, उठाया और ट्रिगर दबाया। जितनी भी गोलियां थी उसको नीचे के ऊपर, क्योंकि 10 के ऊपर मतलब एम लेने का कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही मिली उसके ऊपर मैंने तान दी और ट्रिगर दबाया। और जब बंदूक चलती है ना तो ऐसी जब नीचे की तरफ पे मारोगे ना तो ऐसा ऊपर की तरफ होती है। जब मारना होगा तो आपको आप साइड लेके आप जब मारोगे तो आपको बंदूक उसी टाइम पे मिलती है, लेकिन सिंगल हाथ से मारोगे तो जमीन पे मारोगे तभी वो ऊपर चली जाएगी। और मैंने उसके ऊपर जो तानी उसको ट्रिगर दबाया नीचे से ऊपर तक, उसको पूरा फट गया वो, ऐसा पूरा ऊपर की तरफ। वो गिर के उधर से गिर के 5 फुट के ऊपर था, गिर के वो मेरे पास ही आया, उसको हेड शूट किया। फिर मैंने अपने कमांडर को बताया, कमांडर मतलब सीओ साहब को बताया मैंने कि सर मुझे गोली लगी है, साथ में मेरे साथी को भी गोली लगी है, दूसरे कमांडो को गोली लगी है। तो बोला डरने की बात कोई नहीं है बच्चे, मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। तो इम्फाल से उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा, इम्फाल से हेलीकॉप्टर भेजा। हेलीकॉप्टर भेजने के लिए उसने 3:30-4 बजे के करीब हेलीकॉप्टर आया, लेकिन मौसम ऐसा खराब हुआ कि आगे कुछ दिखने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल ब्लैकआउट। नीचे इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से ब्लैकआउट के बादल उधर आके चिपक जाते थे, इतनी बड़ी हाइट थी उस पहाड़ी की, और बादल उधर आके चिपक गए। ऊपर से हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, नीचे कुछ दिखने के लिए तैयार नहीं। और फिर ये 4 बजे की बात, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे जल्दी अंधेरा हो जाता है। 6 बजे के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा आगे, इतना बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा। और हम तो इतने बड़े ऊंची पहाड़ी पे थे और ऊपर से बारिश हो रही है। और उसने जब मुझे बारिश में जब हेलीकॉप्टर ने आया और उसने बोला कि सर हम इनको नीचे की तरफ डाउन नहीं कर सकते, आप उनको सेफ जगह पे लेके आ जाओ, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा है कि एक्चुअल आपकी साइड कहां पे है। तो फिर हेलीकॉप्टर वहां से, हेलीकॉप्टर के ऊपर आतंकवादियों ने फिर फायर किया। जैसे वो टक 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 मतलब आवाज आने लगी तो बाहर जितने भी आतंकवादी बैठे हुए थे उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर किया। हेलीकॉप्टर के जो कमांडर अंदर बैठे हुए थे उन्होंने बोला सर हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते, फिर इनको सुबह तक बचा के रखो, हम सुबह आ जाएंगे और इनको ले जाएंगे। सुबह 7 बजे तक वो आना था उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट लाइट होती है, उजाला बहुत जल्दी होता है उधर, 5 बजे उजाला होना शुरू हो जाता है। और 7 बजे तो बिल्कुल आप इधर के 10 बजते वहां पे 7 बजने वाला वैसा वाला माहौल बन जाता है, पूरा सूरज ऊपर तक आ जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर वहां से निकल गया शाम के 7 बजे। फिर ब्लडिंग इतनी हो गई कि मतलब दर्द ज्यादा होने लगा, और ब्लडिंग होते होते फिर ऐसा लगा कि आवाज कानों में गूंजने लगी, कुछ तो हो रहा है शरीर में। जब फिर मेरे साथी ने एक सेफ जगह पे लेके गए, एक खून मतलब नाले में लेके गया, और नाले में जो बहता हुआ एक पेड़ जो टूटा हुआ होता है और किसी आंखे में पत्थर को आके वो चिपक जाता है और वो ठहर जाता है वहां पे। मुझे वहां पे वो लेके गए, मेरे बदन के पूरे कपड़े निकाले, चेक किया कहाँ का क्या हुआ है, पूरी आंतड़ियां पूरी बाहर निकली हुई थी, वो पूरा जो मैगजीन लगा के रखा था पेट के पास से इधर वो पूरा निकाल दिया, सेफ जगह पे मतलब नाले में लेके गए। और फिर मुझे बोला कि आपने अभी सोना नहीं है, सोओगे तो खोओगे। फिर उसने क्या किया, फिर राइट वाला पैर था वो पूरा जब मतलब पीछे की तरफ कमर को मुड़ गया था पीछे की तरफ,
उधर की लकड़ी काटी, मेरे जूते की लेस निकाली और वो पैर को मेरे को सीधा किया बिल्कुल और बांध दिया। लेफ्ट पैर में सिर्फ मांस बचा हुआ था, उसकी पेंट्री के नीचे वाला पूरा हिस्सा वैसा के वैसा था, सिर्फ पेंट्री और घुटने के थोड़ा सा नीचे ये पूरा हिस्सा गोलियां लेके गई थी, कुछ नहीं बचा था उसमें। तो सिर्फ मांस सिर्फ बचा हुआ था, हड्डी पूरी निकाल के लेके गई गोलियां। और ऐसे में एक था कि ब्लडिंग नहीं रुक रही थी, उसको बांध नहीं सकते थे क्योंकि जब भी बांधोगे तो ये मांस आड़ा आ जाता था और जो कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था उसमें, पूरी मतलब हड्डी का चूरा चूरा हो गया था। तो वो निकल, फिर मेरे साथी को मैंने बोला कि इसको काट और फिर उसको बांध दे ताकि कम से कम जान तो बच जाए, क्योंकि अगर ब्लड लगातार बहते रहेगा और बांधने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है तो हर 15-20 मिनट के बाद वो मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन देता था कि तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए। और ऐसे में वो जब पूरे दर्द मतलब इतना सहने की ये हो गई थी कि बोला सहते रहो, मुंह से आवाज निकालोगे तो शायद बाहर से कोई अगर सुनेगा आपको तो वो जोर से नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे साथियों की जवाबदारी मेरे ऊपर थी, जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी कि अगर मैं ही रो पड़ूंगा तो लड़ने वाले वो बोलेंगे तो हमारा कमांडर ही नीचे गिरा हुआ है तो हम क्या करेंगे। तो फिर उससे ये पता कि लीडरशिप क्या होती है उस टाइम पे हमको पता चली, बोला लीडरशिप क्या ऑफिसर क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर वो होता है, वो मादा है ना, वो दिखाता है कि मैं कमांड करता हूँ, किस लिए कमांड करता हूँ, कैसी कमांड करता हूँ। इतना होने के बाद अगर मेरे ऊपर अगर मेरे बच्चों को वो मेरे बच्चे उनको उनकी सबकी जिम्मेवारी मेरी है, जैसा मैं इनको लेके आया हूँ वैसा ही उनको सही सलामत मेरे कैंप तक मैंने पहुंचाना है। जब ये हो गया उसके बाद में मेरे साथी को बोला भैया इसको काट और इसको फर्स्ट एड कर ले। बोला सॉरी सर मैं नहीं इसको काट सकता। तो जिस कुकरी से मैंने आतंकवादी का सिर काटा था, जो मेरी कुकरी थी, कमांडो टाइगर बोलते हैं, उससे ही मैंने मेरा पैर घुटने से अलग कर दिया और फिर उसको बोला बांध। फिर उन्होंने बांधा उसको और ब्लडिंग रुकी, ब्लडिंग इधर से रुकी, लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे सांस लेता हूं तो आंतड़ियां बाहर निकलने लगी, क्योंकि एक जगह ठीक हो रही है तो दूसरी जगह कोई पड़ रहा है, क्योंकि और मांस में क्या होता है थोड़ी सी भी जगह अगर निकल गए ना तो जैसा जितना श्वास लोगे उतना वो बढ़ते रहेगा। और आंतड़ियों को क्या हुआ, थोड़ा सा जगह मिल गई, वो बाहर की तरफ आना शुरू कर दिया। और जो बुलेट थी वो पेट में ही रही, बुलेट पेट में रही, वो ऊपर की तरफ चढ़ती रही, पूरा बुलेट था वो, जैसा जैसा सांस ले रहा हूं वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है और ऐसे ही वो पीठ की तरफ से ऊपर की तरफ आने लगे और मुझे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ दौड़ रहा है, कुछ हो रहा है अंदर। और ऐसे में मेरे साथी ने बोला सर आपके पेट के जो अंदर है उसको बाहर निकलने के लिए आपका ऑपरेशन में जब लेके जाएंगे तब होगा ये निकल, क्योंकि बाहर नहीं निकली है, बाहर किधर भी आपको ये नहीं किया है, मतलब बाहर निकलने के लिए आपको पता चल जाएगा कि इधर से जब गोली लगती है ना तो जहां पे लगेगी वहां से छोटा सा एक निशाना होगा, लेकिन जब बाहर निकलती है तो इतना बड़ा गोश्त मांस निकल के लेके जाता है। और लगने के लिए बुलेट तो इतना ही होता है, लेकिन जब निकलता है तो बड़ा इतना हाथ भर पूरा निकल के लेके जाता है, लेकिन वो गोली अंदर ही रही। दर्द होने लगा। जब उसने मेरे साथी ने क्या किया कि उधर मेरी बनियान निकाली और फर्स्ट एड का हमारे साथ इक्विपमेंट होता है, उन्होंने अपने पेट पे रखा और जैसे आंतड़ियां मतलब बाहर निकले तो उसको पानी से धोया और उसके ऊपर फर्स्ट एड बांधा और उधर ही बांध के कच मतलब फिट करके उधर मुझे वो नाले में बिठा के रखा। सुबह ये सारी रात ये ऐसा ही चलता रहा और फिर मुझे पता चलने लगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि जब ठंड लगने लगी, कान से आंख से खून निकलने लगा और आवाज जो है डबल आने लगी उस टाइम कि कौन क्या बोल रहा है पता नहीं लग रहा है, लेकिन आवाज आ रही है। जब आपने मुझे अगर कुछ बोल दिया सर सर करके पूछ रहे हो तो आवाज डबल आ रही है, मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूं तो मुझे ही आवाज मेरी सुनाई दे रही है। और ऐसी सारी रात वहां से मैंने निकाली। अगली सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर आया और वहां से मुझे लेके इम्फाल में लेके गए। इम्फाल में मेरे कमांडिंग ऑफिसर वहां ही खड़े थे और क्योंकि वो रात भर रेडियो सेट के ऊपर, जो रेडियो आपका वॉकी टॉकी रेडियो सेट है, वहां पे वो हमारे से बिल्कुल संपर्क में थे और वो सारी रात वो भी सोए नहीं, वो लगातार
पूरा संभाषण सुन रहे थे, हम जो भी बोल रहे थे, कहाँ से चल रही थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और पूरी रात लड़ते रहे और उस रात हमने 37 मिलिटेंट किल करे। सुबह 7 बजे जब मैं इम्फाल में पहुंचा, इम्फाल में पहुंचने के साथ मेरे सीओ साहब उधर खड़े थे। सीओ साहब ने मेरा नाम भी पूछा, बोला तुझे पता है, तू बोल सकता है, घर में बात करेगा? बोला जी सर। अभी घर में बात करने के उन्होंने तुरंत घर में नंबर लगाया और उस टाइम पे मेरे घर में फोन नहीं था, एसटीडी पे आना पड़ता था। एसटीडी वाले को बताया सर 95 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल का आविष्कार हुआ था, पेजर चलते थे। तो साइड वाले को बता दिया कि घर में कि उनको बोल देना कि 5 मिनट के बाद दोबारा फोन आएगा, आपसे बात करनी है। तो फिर मेरी वाइफ वहाँ पे आई और मैंने दोबारा फोन लगाया और उनको मैंने वाइफ को अपने बताया कि मुझे फुटबॉल खेलते समय थोड़ा सा चोट आई है, अगले 5-10 दिन के लिए मैं आपको फोन नहीं करूंगा या तो लेटर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं शायद एडमिट हो जाऊंगा। तो इतना बोल दिया, तुरंत मैंने फोन कट कर दिया और मुझे ओटी में लेके गए। ओटी में लेके गए, लेकिन जैसे ही अंदर ओटी में जाने से पहले आर्मी में एक रूल है कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो ना, उस टाइम पे तुरंत उन्होंने 3 टेलीग्राम बनाए। टेलीग्राम भेजे घर के लिए कि एक एब्डोमिनल में गोली है, दूसरा लेफ्ट पैर में एम्पूट है और तीसरा राइट पैर में भी गोली है, गनशॉट वुंड हुआ है। और ये भेजा घर के लिए 3 रवाना कर दिए टेलीग्राम। अगले दिन टेलीग्राम मिले और मुझे वहां से जैसे ही मेरे पेट की गोलियां निकाली और तुरंत मुझे 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए भेज दिया गया। गुवाहाटी के लिए जब भेजा तो गुवाहाटी में भी वही जैसे ही उधर खड़े होता हूँ, तुरंत वहां के कमांडेंट थे ब्रिगेडियर रामचंद्र, वो उधर खड़े थे। उन्होंने पूछा, हाँ बच्चे तेरे को तू बात कर सकता है, अभी मुझे बता सकता है कैसे हकीकत हुई? साहब मैं उनको बोला, साहब मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे ही सिर्फ पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज और शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तो बोले फिर मुझे तुरंत ओटी में लेके गए और दोबारा गुवाहाटी ने क्या किया, दोबारा 3 टेलीग्राम बनाए और घर के लिए रवाना कर दिए। और मैं ओटी में चला गया। उसके बाद मैं बेहोश था, कम से कम 7 दिन तक मैं कोमा में रहा। मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या है, रात दिन का कुछ मतलब वो मेरे जिंदगी के वो तो ब्लैक डे थे, मुझे पता नहीं, वो माइनस हो गया था, कुछ पता नहीं। घर वाले आए थे 5वें दिन और कोई किसी को मतलब मैंने देखा नहीं उनको। तो फिर वहां से क्या किया कि मेरे पेट की गोलियां निकाली और आंतड़ियां जो थे आर्टिफिशियल कर दी। लेफ्ट पैर में जो गोली लगी थी उसको एम्पूट करके बिल्कुल जितना बचाने की कोशिश करी डॉक्टर साहब ने और मुझे बचाया। और राइट पैर में हड्डी जो मेरी कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था वो पूरी घुटने से और नीचे वाली टाच के तक वो जो हड्डी है पूरा रॉड डाल के उसको सीधा किया और मास्क निकाल के इसका उसको लगा के उसको आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और ये जब खबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब मिली और उस टाइम पे आर्मी के जनरल जे सिंह साहब वो मुझे मिलने के लिए गुवाहाटी आए थे और उन्होंने बोला था कि बच्चे तूने अपना काम कर दिया है और मुझे बहुत बड़ा मेरा हौसला अफजाई करी उन्होंने। और ये जब खबर जब डॉक्टर भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिली तो उन्होंने 26 जनवरी 2006 में मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। सम्मान जो होता है बहुत बड़ी एक उपलब्धि है उसके लिए कि क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हाथ से जिन्होंने भारत को आज इतने ऊंचाई पे पहुंचाया है। सम्मान सेरेमनी हो गई, उसके बाद हम चलने लगे। मेरे पीछे से एक व्यक्ति आई, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और क्योंकि उस टाइम पे मेरे हाथ में क्रेचेस थे, कुबड़ी क्या क्रेचेस थे, तो मैं चल रहा था। पीछे से आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा और फिर मुड़ के उन्होंने टर्न किया और एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे।
एक प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने पूछा क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे? मतलब वो वाली कहानी ऐसी थी कि क्या बोलूं, आंख से पानी, मुंह बंद, शरीर कांपने लगा। क्या जब मतलब मुझे सुनाई कुछ नहीं दिया, ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल स्तब्ध खड़ा हो गया वहां पे, बिल्कुल पॉइंट हो गया मेरा, कुछ नहीं, मतलब क्या बोलने का जवाब क्या दूं, हाँ यस नो या कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल देखता ही रहा और यस इतना बोला और चलो मिलते हैं बोला शाम को। वो फिर आगे की तरफ मतलब हमारे साथ चलते रहे, बात करते रहे। मेरे जिंदगी में जो मतलब बोलते रहे, मुझे जीने का हौसला उन्हीं से मिला कि मुझे मालूम है कि मेरा ईश्वर जो है, मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ 2 कदम चला हुआ है और इसके बाद मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पूरी जो जब मैं उधर से उधर तक चला तब तक उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब उन्होंने साथ नहीं छोड़ा तो ये मेरी भारत की जनता मेरा साथ छोड़ेगी क्या? उस लेवल का जब इंसान जो है हमारा साथ नहीं छोड़ता, तो आज मुझे गर्व है मेरे भारत के ऊपर, मुझे गर्व है मेरे देश के ऊपर, मेरे गर्व है मुझे अपने नागरिकों के ऊपर, क्योंकि लड़ाई सभी के बस की बात नहीं लड़ना, लेकिन हर आदमी का कर्तव्य बनता है। जिस वास्तु के नीचे हम बैठे हुए हैं ना, वो भी 24 घंटे में एक बार तथास्तु बोलती है और उस तथास्तु में बहुत बड़ी एक कहानी है। अगर मेरे दिल में मेरे देश को बचाने की अगर मैं प्रेरणा करूं भगवान से, तो वो प्रेरणा पूरी होती है। और ऐसी भावनाएं अगर हम अपने दिल में रखेंगे, तभी मेरा देश आज विश्वगुरु बनेगा। और आज जब राणे सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया और अथर्व फाउंडेशन का मैं बहुत मतलब तहेदिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज, क्योंकि राणे सर ने मुझे बोला था कि मैं आपको भागता हुआ देखना चाहता हूं, और सही में मतलब आज क्योंकि मेरे पास तो पैर है, जब मुझे गोलियां लगी थी तब भी मैं कभी छुट्टी गया, तब भी विदाउट पैर का नहीं गया। मैं बोला मैं जब तक मेरा पैर पूरा नहीं होता, जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं चलता, तब तक मैं छुट्टी नहीं जाऊंगा। और वहां से मतलब मेरे को 6 महीने के बाद मैंने पैर लगाया और फिर मैं छुट्टी गया था, अपने पैरों के ऊपर चलते मैं अपने घर में छुट्टी गया था। और जब मैं रिटायर्ड होने के बाद भारत सरकार का ऑर्डर आया कि आपने रिटायर्ड नहीं लेना है, आपने दोबारा ज्वाइन करना है आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डेपो कांदिवली। अभी हाल फिलहाल में वहां पे मैं कार्यरत हूं और आज भी देश सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो आज राणे साहब ने यहाँ पे बुलाया, आज मेरे सब तमाम इधर जो मेरे अधिकारीगण सामने खड़े हैं, जो बैठे हुए, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं, आपका सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूं। ऐसे ही भारतीय जनता मेरे ऊपर प्यार करे और तमाम जो वीर नारी वीर पिता जिन्होंने देश के ऊपर अपनी शहादत दी है, देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए है, उन सभी परिवार को आप कभी ना कभी अपने पास बुलाए, उनका मनोज हाल चाल पूछे, इतना ही उनके लिए काफी है। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वो चाहते हैं कि हमारा जो गौरव है, मेरे देश का जो गौरव है, मैंने जो अपने देश के लिए, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, या मेरे हस्बैंड, जो आपका भाई किसी का माँ होता है, भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी के बाप होता है, जिन्होंने अपनी वीर गति अपने देश के लिए दी है, तो उनके प्रति हमारा प्यार ऐसा ही रहना चाहिए। और राणे साहब का दोबारा मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं और जाते जाते एक प्रभु से विनती करता हूं, हे प्रभु ऐसा वर दे मोहे, विजय मिले या वीर गति। धन्यवाद, जय हिंद।